Hello Dynamos! Welcome to Wi-Fi Study Live YouTube channel. I am Aditya Ashtikar, your mentor for English language, and we are back with another session of our Banking Foundation 2023 जहां पे हम प्रोनाउंस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और आज प्रोनाउंस की है सेकेंड क्लास. लास्ट क्लास जो मैंने प्रोनाउंस की ली थी वहां पे हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे. प्रोनाउंस होते क्या है, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये सब चीजें हमने जानी थी. एंड नाउ टुडे from today onwards today in today's session we are going to proceed with the rules of pronoun. तो कौन कौन से रूल्स होते हैं प्रोनाउंस के जो कि हमें पता होने चाहिए, उनके बारे में जानेंगे. तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन. लेट्स स्टार्ट. रूल्स की बात करें, क्या क्या रूल्स है जो कि हमें फॉलो करने हैं प्रोनाउन से रिलेटेड. सबसे पहला जो आता है वो है रूल 231. घबराइए नहीं, ये रूल नंबर नहीं है बल्कि है क्या, ये रूल नंबर नहीं बल्कि रूल का नाम है रूल 231. मन में सवाल उठेगा ये कैसा नाम है रूल 231. आओ समझने की कोशिश करते हैं. रूल 231 ये एक ऐसा रूल है जो कि यू कैन से गुड मैनर्स पे बेस्ड बना है. किस पे बना है? गुड मैनर्स पे बेस्ड ये रूल बना है. गुड मैनर्स पे रूल बना है मतलब क्या है, आओ उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रूल 231, ये गुड मैनर्स पे बेस्ड रूल है. गुड मैनर्स पे बेस्ड रूल है. गुड मैनर्स क्या कहते हैं? गुड मैनर्स ये कहते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गुड मैनर्स, तो या जब हम किसी को भी ऐसे लिखना चाहते हैं, मल्टीपल लोगों की बात करना चाहते हैं, तो वी नीड टू बी अवेयर कि जो आपका ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस होता है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस वो इस ऑर्डर में होता है. यानी कि सेकंड पर्सन सबसे पहले, उसके बाद थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन खत्म हो जाए उसके बाद फर्स्ट पर्सन. तो ये तीन जो है ऑर्डर यू कैन से होता है, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट. इस वे में जो है हमें ऑर्डर यूज करना चाहिए प्रोनाउंस का. सेकंड पर्सन, पहले आपको ये इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि तीनों पर्सन कौन कौन से होते हैं. एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन द स्पीकर हिमसेल्फ. अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यू आर द सेकंड पर्सन, मतलब रिसीवर जो होते हैं वो होता है सेकंड पर्सन. और थर्ड पर्सन होता है जिनके बारे में बात की जा रही है, जिनके बारे में बात की जा रही है वो हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन. ओके. फर्स्ट पर्सन द स्पीकर हिमसेल्फ, सेकेंड पर्सन द रिसीवर, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है. ऐसे में अगर देखें तो क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इनका ऑर्डर बताया. सेकेंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन. ऐसा क्यों, आओ उसको जानते हैं. तो रूल 231 के हिसाब से ये फॉलो होता है. देखो लिखा हुआ है, इफ ऑल द थ्री पर्सन, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और एनी टू ऑफ देम, तो कोई भी ये तीनों पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर कोई भी दो उनमें से अगर एक ही सिंगल सेंटेंस में यूज हो रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है, तो जो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस होंगे वो होंगे 2 3 1. यानी कि सेकंड पर्सन सबसे पहले, थर्ड पर्सन उसके बाद और फर्स्ट पर्सन सबसे आखिरी में. ये ऑर्डर फॉलो होता है. जैसे कि मैंने कहा ये गुड मैनर से होता है. बट क्यों होता है, अगर आपको क्यों का रीजन पता चल गया आपके लिए काम काफी आसान हो जाएगा. एक्चुअली ऐसा होता है कि गुड मैनर्स हमें ऐसा कहते हैं कि हमें जो है पहले खुद को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, पहले सामने वाले को प्राथमिकता देनी चाहिए. खुद को सबसे आखिरी में रखो, है ना, सेल्फिश ना बनो जैसे बोलते हैं ना, तो वही है. तो इसको एक सिनारियो के थ्रू समझाता हूं सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. ऐसा समझ लो, मान लो आपका एक दोस्त अपने किसी और दोस्त को लेकर आपके घर आया. ठीक है, आपका एक दोस्त अपने किसी और दोस्त को लेकर आपके घर आया. यहाँ पे सेकंड पर्सन आपका दोस्त होगा ऑब्वियसली, थर्ड पर्सन जिसको वो साथ लेकर आया है वो, और फर्स्ट पर्सन आप ही, क्योंकि आप ही मेन होस्ट हो वहां पे, है ना. तो अब क्योंकि हम लोग शरीफ लोग हैं तो हमारी मम्मी ने क्या किया, हमारी मम्मी ने इन लोगों के लिए नाश्ता पानी लगाया, नाश्ता पानी का इंतजाम किया. अब जो भी नाश्ता पानी, नमकीन रखा होगा, बिस्किट रखा होगा, इस तरह से रखा होगा. अब कायदा क्या कहता है, पहले हम हड़प ले या पहले सामने वाले को ऑफर करें. देखो वैसे तो हम ही हड़पते, लेकिन यहाँ पे हम एक कंडीशन लगी है कि हम कौन है, हम शरीफ लोग हैं. तो शरीफ लोग हैं, उसके चलते हमें शराफत दिखानी पड़ेगी. मतलब न चाहते हुए भी हमें पहले सामने वाले को एक बार ऑफर करना पड़ेगा, सामने वाले को ऑफर करना पड़ेगा. तो इसीलिए पहले क्या है, हम उसको बोलेंगे अरे भाई लो, है ना, इसको बोलेंगे. फिर ये जो है नया नया बेचारा पहली बार हमारे घर आया है, हिचकिचा रहा होगा, उसको फ्री फील करवाएंगे, भाई तुम भी लो. और फिर अगर कुछ बच जाए, मतलब उन लोगों को ऑफर करने के बाद अगर कुछ बच जाए, या नमकीन का भाई यू कैन से ऐसा कुछ मूंगफली दाना बच जाए, या फिर जो है बिस्किट का चूरा वगैरह बच जाए, तो फिर हम खा सकते हैं. लेकिन सबसे आखिरी में ऑर्डर क्या बना, ऑर्डर बना 2 3 और 1. 2 3 1 ये ऑर्डर बन जाता है. 2 3 1. गॉट इट, क्लियर है.
उसी के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन यानी कि यू, थर्ड पर्सन ही शी इट जो होता है, और फर्स्ट पर्सन आई, इस ऑर्डर में ही सेंटेंस लिखा जाता है। जैसे यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स सक्सेसफुली। तो अगर मैंने ऐसा बोला यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स सक्सेसफुली, हम समझ सकते हैं यहाँ यू क्या है, यू इज द सेकेंड पर्सन, ही क्या है थर्ड पर्सन, और आई क्या है फर्स्ट पर्सन है। 2 3 1 ये ऑर्डर बन जाता है। 2 3 1 यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स सक्सेसफुली। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस भी होता है। एक्सेप्शनल केस क्या है? तो लिखा है इफ ऑल द 3 पर्सन, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और एनी 2 ऑफ देम आर यूज्ड इन अ सिंगल सेंटेंस एंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज नेगेटिव। अभी तो ये पॉजिटिव सेंटेंस की बात हुई थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो बात हुई थी वो किसकी हुई थी, वो पॉजिटिव सेंटेंस की हुई थी, ये पॉजिटिव सेंटेंस था, है ना, कंप्लीटेड द कोर्स सक्सेसफुली, पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर सेंस ऑफ द सेंटेंस क्या है, नेगेटिव हो जाए, तब ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, तब 2 3 1 के साथ नहीं जा सकते, तब 1 2 3 इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या 1 2 3, क्या मतलब? एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा है आई यू एंड ही आर गोइंग टू बी पनिश्ड फॉर दिस मिसचीफ। यहाँ पे हम सामने वाले को प्राथमिकता नहीं देंगे। कैसे समझना है इसको, उसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब भाई नाश्ता पानी हो गया था, नाश्ता पानी हो गया था, तो हम लोग जिस काम के लिए वो लोग आए थे उस काम के लिए बाहर निकले, खेलने के लिए निकले, ठीक है, वो खेलने के लिए आए थे, क्रिकेट खेलने आए थे, तो हम क्रिकेट खेलने लगे। कहाँ? अपने बाहर के यू कैन से गली में खेल रहे थे। तो खेल रहे थे खेलते खेलते अचानक से यहाँ एक कार खड़ी थी, भाई साहब की, एक अंकल जी की कार खड़ी थी, उस कार में वो बॉल लग गई और कार का कांच फूट गया, कार का कांच फूट गया। अब वैसे तो हम ऐसे केस में भाग लेते, लेकिन मान लो अंकल वहीं खड़े थे, छत पे ऐसे झांक रहे थे कि क्या कर रहे हैं, और उतने में वो कार कांच लगा। भले उन्हें ये नहीं दिखा कि किसने फोड़ा, बट उन्हें वो कार पे ठंड से लगा और वो उठ के आ गया, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इस तरह का सिचुएशन हो गया। अब भले ही वहां गलती आपकी ना हो, आपके दोस्तों की हो, आपके दोस्तों के द्वारा फूटा होगा, लेकिन वहां पे हम दोस्तों को, दोस्त बेटा अतिथि है ना, और अतिथि देवो भव, जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे अतिथि को जो है ब्लेम नहीं कर सकते। वहां पे हम होस्ट है, तो बीइंग अ गुड होस्ट वहां पे हमें वो आरोप अपने ऊपर लेना पड़ेगा। मतलब ये शराफत हमें फिर मरवाएगी, ये शराफत हमें फिर मरवाएगी। तो अब कायदा ये कहता है कि पहले हम अपने आप को आगे करें ऐसे सिचुएशन में। हाँ, अगर आगे किसी और को करना है तो फिर दूसरे नंबर पे जो है हमारा दोस्त जो था सेकंड पर्सन वो रहेगा, और फिर आखिरी में जो तीसरा था। मतलब अगर गोली लग रही है तो गोली पहले हमें खानी है, हमसे पार हो जाए तो अपने दोस्त को खिलानी है, अगर उससे भी पार हो जाए तो वो जो बेचारा था, जो हिचकिचा रहा था, बेचारा फ्री फील कर रहा था, उसको जिंदगी भर के लिए फ्री फील करवा देंगे, मतलब उसको भी मरवाएंगे। लेकिन सबसे आखिरी में ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर बनेगा 1 2 एंड 3। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है कि कैसे ये रूल फॉलो होता है 2 3 1 और 1 2 3। सो दैट्स व्हाट वी कैन से। तो एग्जाम्पल इसी के अकॉर्डिंग अपन ने लिखा है यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स सक्सेसफुली, या आई यू एंड ही आर गोइंग टू बी पनिश्ड, क्योंकि पनिश्ड एक नेगेटिव वर्ड है तो इसलिए 1 2 3 यूज किया है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नहीं पता है तो बताना चाहूंगा कि ये जो केस होता है 2 3 1 1 2 3 वो वैसे तो ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउंस में तो ऐसा होता है। इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल प्रोनाउंस, अगर कभी किसी केस में प्लूरल प्रोनाउंस की बात हो रही है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्लूरल प्रोनाउंस जो कि कौन से होंगे, आई की जगह वी हो जाएगा, यू का यू ही होता है प्लूरल प्रोनाउन, और ही शी इट की जगह दे हो जाएगा। तो वहां पे वी यू एंड दे की अगर बात की जा रही है, वी यू एंड दे की बात की जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है वी यू एंड दे आर, वी यू एंड दे आर। अब चाहे पॉजिटिव सेंटेंस लिखो चाहे नेगेटिव सेंटेंस लिखो, आर एंजॉइंग दिस सेशन, वी यू एंड दे आर एंजॉइंग द सेशन, ऐसा हो जाएगा, वी यू एंड दे आर एंजॉइंग द सेशन, ऐसा हो जाएगा। या फिर आपको ध्यान रखना है, अगर मान लो वी यू एंड दे हो गया तो वो तो ठीक ही है। उसके अलावा अगर मैं कह रहा हूँ, मैं नेगेटिव सेंटेंस कुछ लिखना चाहता हूँ, वी यू एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, तो भी फॉलो वही होगा, वी यू एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। ओके, इस वे में वहाँ लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात सभी लोगों को क्लियर है, फॉर दिस मिस्टेक। ओके, तो दोनों ही केस में, तीनों ही केस में वी यू एंड दे का ही इस्तेमाल होगा, वी यू एंड दे का ही इस्तेमाल होगा। एनी डाउट? आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे मॉर्निंग शोज होते हैं। तो सुबह सुबह 6:30 बजे हम करंट अफेयर्स का शो लेकर आते हैं, पीयूष सर हमारे। फिर उसके बाद 10 मिनट का वोकैब शो होता है संजीव सर द्वारा,
और 8 बजे मैं लेता हूँ द हिंदू एडिटोरियल शो, जहाँ से आपको ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इंग्लिश का पूरा कवरेज मिलता है बहुत ही डीप में और बहुत ही बेहतरीन वे में। उसके साथ साथ भी और सेशंस होते हैं, जैसे कि आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ के लिए जनरल अवेयरनेस का सेशन रोहित सर लेते हैं 9 बजे, 10 बजे आशीष सर मैथ्स के लिए, और 10:30 बजे रीजनिंग के लिए सोनल मैम क्लासेस लेती है। ईपीएफ और एसएसए के लिए सुबह 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे क्लासेस होती है। 10 बजे मैं लेता हूँ इंग्लिश के लिए, फिर 11 बजे रीजनिंग के लिए मनदीप सर और 12 बजे संदीप सर मैथ्स के लिए। देन एसएससी सीएचएसएल की 11 बजे से 3 बजे तक लगातार क्लासेस होती है, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन भी आया है। उसके अलावा आईपीएस पीओ क्लर्क फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा है, जो कि अभी मैं ले ही रहा हूँ। तो 3 बजे ये होता है, 4 बजे मनदीप सर लेते हैं और 5 बजे संदीप सर लेते हैं। देन वी हैव एसएससी एमटीएस क्लासेस, जो कि 6 बजे से शुरू होती है, 6 बजे से 8 बजे तक, जहाँ पे सारे फैकल्टीज आपकी क्लास लेते हैं। देन आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए 6 बजे और 7 बजे सेशंस होते हैं। ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है विश्वजीत सर द्वारा, जो शाम को 7 बजे होती है फॉर ऑल एग्जाम्स। और एसएससी सीजीएल का फ्री फाउंडेशन बैच भी आ रहा है या भी चल रहा है, जो रात को 8 बजे से 12 बजे तक होता है। उसके साथ साथ 11:15 और 12 बजे स्टैटिक जीके के स्पेशल सेशंस भी लेकर संदीप सर आते हैं। तो ये सब सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। आपकी क्या चॉइस है, आपको क्या पढ़ना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी नोटिफिकेशंस फ्रॉम दिस चैनल। वाईफाई स्टडी लाइफ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। आगे चलते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन शुड ऑलवेज बी यूज्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन और अ वर्ब। समझने की जरूरत है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। हम लोगों ने जब प्रोनाउंस का फर्स्ट क्लास या प्रोनाउंस की फर्स्ट क्लास की थी, तो मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। इन केस आप ऐसे हैं, कोई जो पहली बार ही हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार ये सेशन देख रहे हैं, आपको नहीं पता क्या है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो आपको यहाँ पे सजेस्टेड रहेगा कि आप एक बार प्रीवियस क्लास जरूर देखें, प्रोनाउंस 1 की क्लास देखें। ठीक है, वैसे प्रीवियस क्लास मैंने आरबीआई ग्रेड बी का प्रीवियस ईयर पेपर लिया था, उसके पहले देखो प्रोनाउंस 1 दिख जाएगा। उस प्रोनाउंस 1 को आपको क्या करना है, उसको आपको देखना है, उसमें आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, सब्जेक्टिव केस क्या है, सब दिखेगा। सब्जेक्टिव केस होता है क्या, सब्जेक्टिव केस होता है जहां सब्जेक्ट की बात होती है, जैसे कि आई हो गया, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब्जेक्टिव केस होते हैं। रही बात ऑब्जेक्टिव केस की, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएंगे मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट, ये सब ऑब्जेक्टिव केस हो जाते हैं। तो कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है प्रीपोजिशन के बाद, और उसके अलावा वर्ब के बाद भी। ठीक है, प्रीपोजिशन हो चाहे वर्ब हो, इन दोनों ही केस में आपको ध्यान रखना है। प्रीपोजिशन और वर्ब के केस में क्या होता है, प्रीपोजिशन और वर्ब के केस में हमें ध्यान रखना है कि वहां पे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले, तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहाँ लिखा है द लॉकडाउन टर्न आउट टू बी प्रॉफिटेबल फॉर दे। ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि द लॉकडाउन टर्न आउट टू बी प्रॉफिटेबल फॉर लिखा है, फॉर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लॉकडाउन टर्न आउट टू बी प्रॉफिटेबल फॉर देम हो जाएगा। या कुछ और लिखा है आई हैव परचेज दिस लैपटॉप फॉर शी, ये शी भी गलत है, होना चाहिए क्या, आई हैव परचेज दिस लैपटॉप फॉर हर हो जाएगा, फॉर हर हो जाएगा, शी नहीं, शी की जगह हर आना चाहिए। आई हैव परचेज दिस लैपटॉप फॉर हर। आगे लिखा है शी इनवाइटेड आई टू हर बर्थडे पार्टी, तो ये गलत है। अब देखो यार, ये जैसे कि हम बोलते हैं ना कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, चलेगा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव नहीं। अब यहाँ पे क्या है, वर्ब के बाद भी यही चीज बोलिएगी। वर्ब के बाद भी क्या आएगा, आपको भी पता है नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इसलिए जब लिखा है शी इनवाइटेड आई टू हर बर्थडे पार्टी, गलत है, शी सब्जेक्ट है, इधर इनवाइटेड वर्ब है, तो अब क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा, और यही कारण है शी इनवाइटेड आई की जगह क्या हो जाएगा, शी इनवाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी हो जाएगा, शी इनवाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट ही आता है। या लिखा है लेट शी कंप्लीट हर टास्क, ये भी गलत है। लेट क्या है, लेट भी एक वर्ब है, तो लेट एक वर्ब होने के कारण लेट के साथ भी शी नहीं, बल्कि लेट के साथ क्या आएगा बेटा, लेट हर आ जाएगा, लेट हर कंप्लीट हर टास्क। तो ऐसा हो जाता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, आपने देखा लेट के साथ ज़्यादातर जो भी सेंटेंस आप लिखते हो, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व कि लेट के साथ कुछ ऐसे केसेस बनते हैं, कैसे कि लेट के साथ आपने देखा होगा लेट्स प्ले, ऐसा लिखते हैं ना, लेट्स प्ले होली, तो लेट्स प्ले जो लिखा है यहाँ, लेट्स का मतलब क्या है, लेट्स का ऑटोमेटिकली मतलब है लेट अस, क्या है, लेट अस, तो लेट अस प्ले इस फॉर्म में हो जाएगा, लेट अस प्ले, लेट अस सिंग, लेट अस कुक, लेट अस डांस, लेट अस ईट, है ना, इस तरह से। लेट अस क्यों, क्योंकि लेट एक वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है, इसलिए लेट अस वहाँ यूज किया जा रहा है। तो वही हो जाएगा लेट शी कंप्लीट हर टास्क, लेट हर कंप्लीट हर टास्क हो जाएगा। ओके,
अब जैसे मैं थोड़ा जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप रेगुलर जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो आपको पता है हम केवल हवा हवाई बातें नहीं करते हैं, रूल्स जो होते हैं उनको इंप्लीमेंट भी करके दिखाते हैं। तो लेट्स सी जो चीज़ हमने पढ़ी क्या वो इंप्लीमेंट हो पा रही है, तो उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है एवरी टाइम अ बोट कैप्साइजेस इन केरला, ये रिसेंट का एक एडिटोरियल जो मैंने उठाया है, वेयर इनलैंड क्रूज टूरिज्म इज फ्लरिशिंग लार्जली अनरेगुलेटेड। ऐसा पढ़ोगे तो आपको दिखेगा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस बोला है। प्रीपोजिशन पता है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो अगर आप यहां पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, तो ये आपको दिखेगा द बोट दैट सैंक इन द पुरापुझा एस्चुरी इन तानूर म्युनिसिपैलिटी ऑन संडे इवनिंग किलिंग 22 पीपल। 15 ऑफ लिखा है, ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव है। 15 ऑफ दे नहीं है, 15 ऑफ और कुछ नहीं है, 15 ऑफ देम हो जाएगा। 15 ऑफ देम, उनमें से 15 लोग बच्चे थे, 15 लोग बच्चे थे, 15 ऑफ देम चिल्ड्रन। वैसे यहाँ पे भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा रेस्क्यू वर्कर्स मोस्ट ऑफ देम, फिर से मोस्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, इसलिए दे नहीं देम लग रहा है। ओके, मोस्ट ऑफ देम, समझ में आ रही है बात। प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। एक बार और देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ आपको पता चलेगा, यहाँ लिखा है सम मंथ्स अगो ही वॉज ऑल्सो कॉट ऑन कैमरा थ्रोइंग क्लॉड एट अ वर्कर अपसेट ओवर द डिले इन ब्रिंगिंग अ चेयर फॉर हिम। फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए ही नहीं होगा, हिम आ जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस फॉर हिम हो जाएगा, टू सिट एट अ पब्लिक वेन्यू। समझ में आ रही है बात। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, प्रीपोजिशन चाहे कुछ भी हो। इसी तरह वर्ब भी अगर हुआ तो वर्ब में भी वही चीज हमें ध्यान रखनी है कि प्रीपोजिशन वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस ही अगर आएगा, मतलब आना है तो वैसा ही आएगा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल आता है कंपैरिजन शुड ऑलवेज बी मेड इन द सेम केस। कंपैरिजन जो किया जाता है वो हमेशा सेम केस में किया जाता है, मतलब सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से, और अगर पॉजेसिव केस है तो पॉजेसिव केस का कंपैरिजन पॉजेसिव से। ऐसा फॉलो होता है। क्या मतलब है, जैसे इसका एग्जाम्पल पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है, एक मिनट देना। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है किससे, सब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा सब्जेक्टिव केस से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा ऑब्जेक्टिव केस से, और पॉजेसिव का कंपैरिजन होगा पॉजेसिव केस से। ओके, इस वे में ये जाता है। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से समझाना थोड़ा सा मतलब डायरेक्टली यू कैन से कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए पहले इसको समझते हैं। ये समझ में आ गया तो ये दोनों फिर दिमाग में जाएंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं। जैसे लिखा है पॉजेसिव का कंपैरिजन किससे होगा, पॉजेसिव से होगा, है ना। पॉजेसिव का कंपैरिजन किससे होगा, पॉजेसिव से होगा। क्या मतलब है, जैसे कि मैंने कहा, एक सेंटेंस लिखा था क्या कि माय हाउस इज बिगर देन, माय हाउस इज बिगर देन माय अंकल, माय हाउस इज बिगर देन माय अंकल। अगर ऐसा लिखा है माय हाउस इज बिगर देन माय अंकल, अभी सवाल उठता है क्या ये सही है, माय हाउस इज बिगर देन माय अंकल। तो देखा जाए ये गलत है, क्योंकि इसका मीनिंग आ जा रहा है कि मेरा घर मेरे अंकल से बड़ा है। मेरे अंकल से बड़ा है, अजीब नहीं हो जाएगा, बिल्कुल अजीब हो जाएगा। मेरा घर मेरे अंकल से बड़ा नहीं हो सकता, मेरा घर मेरे अंकल के घर से बड़ा हो सकता है ना। नहीं तो अगर ऐसा लिख दिया कि मेरा घर मेरे अंकल से बड़ा है, इसका मतलब हो जाएगा कि ऐसा लग रहा है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने घर की तुलना अपने अंकल की तोंद से कर रहे हैं ना, तो अटपटी तुलना हो जाएगी। तो घर की तुलना होगी तो घर से होगी, घर की तुलना जो है उससे नहीं हो सकती, किससे, यू कैन से अंकल से नहीं हो सकती। तो उसके चलते अगर हम देखें माई हाउस इज बिगर दैन माई अंकल, ऐसा होना गलत हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए माई हाउस इज बिगर दैन, माई हाउस इज बिगर दैन माई अंकल लिखा है, उसकी जगह या तो लिखो माई अंकल एपोस्ट्रोफी एस, जहां पे हाउस अंडरस्टूड है लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन की सबसे खास बात है कि नाउन की रिपीटेशन की नहीं जाती। तो ये हाउस लिखेंगे नहीं, बस अंडरस्टूड होगा आपके समझने के लिए है कि माई हाउस इज बिगर दैन माई अंकल्स, मतलब है मेरा घर मेरे अंकल के घर से बड़ा है, बट बार बार घर बोलना नहीं है। या एक तरीका और हो सकता है लिखने का, माई अंकल्स हाउस जैसे लिखना चाह रहे तो इसको एक और वे में लिख सकते हैं। जैसे नाउन में हमने पढ़ा था, याद है आपको कि हमने पढ़ा था कि माई स्मार्टफोन चार्जर था, उसको हमने द चार्जर ऑफ माई स्मार्टफोन कर लिया था, द चार्जर ऑफ माई स्मार्टफोन कर लिया था।
तो इसके चलते अगर मैं इधर देखना चाहूँ कि इधर कैसे होगा, तो ऐसे समझ सकते हो माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल लिखा हुआ है, इसी को लिखने का एक और तरीका हो सकता है माई हाउस इज बिगर देन, माई हाउस इज बिगर देन। अब माई अंकल्स हाउस को हम कैसे लिखना चाहेंगे, हाउस ऑफ माई अंकल, अंकल्स हाउस को कैसे लिखेंगे, हाउस ऑफ माई अंकल। लेकिन अभी बात कही हमने नाउन की रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अगर फिर से लिखे हाउस ऑफ माई अंकल तो ये नाउन रिपीटिशन हो जाएगा, इसीलिए उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए नाउन की जगह प्रोनाउन लगा देंगे, तो बन जाएगा माई हाउस इज बिगर देन हाउस ऑफ माई अंकल, नहीं माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। दैट ऑफ क्यों, क्योंकि दैट ऑफ दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जो ऐसे केस में लगता है, क्योंकि ये भाई यहाँ पे तो नहीं लिखा है, दूर लिखा है, दूर लिखा है, तो इसलिए वहां पे दिस दैट में से दैट ऑफ लगेगा। और क्योंकि हाउस सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए दैट ऑफ लगता है। अगर प्लूरल होता माई हाउसेज होता तो यहाँ आर आता, आर बिगर देन दोज ऑफ माई अंकल हो जाता, वहां बहुत सारे घर मेरे होते और बहुत सारे घर अंकल के होते हैं, ऐसा हो जाता। तो माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल, इस वे में हम लिखेंगे माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। अगर यही प्लूरल होता कुछ, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, मैंने कहा जैसे लिखा है सेंटेंस एक लिखा है कि माई बुक्स आर हेवियर देन, माई बुक्स आर हेवियर देन दैट ऑफ रवि। अगर ऐसा लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ गलती क्या है, जब बुक्स लिखा है माई बुक्स प्लूरल सब्जेक्ट है और वहाँ पे वर्ब भी प्लूरल लग रहा है, प्लूरल वर्ब है, तो हमें ध्यान रखना है कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के हिसाब से दैट ऑफ नहीं बल्कि दोज ऑफ आना चाहिए। माई हाउस या माई बुक्स आर हैवियर देन दोज ऑफ रवि, माई बुक्स आर हैवियर देन दोज ऑफ रवि। ओके, बुक्स है तो दोज ऑफ हो गया, बुक होता तो इज लगता और यहाँ दैट ऑफ लग जाता, एज सिंपल एज दैट। ओके, उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर है। कंपैरिजन सेम केस में होता है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव से होता है, ये बात तो भली बात ही पता चल गई आपको, ये बात भली बात ही पता चल गई आप लोगों को कि यहाँ पे कंपैरिजन पॉजिटिव का पॉजिटिव से होता है, ये समझ में भी आ गया होगा। अब आते हैं इस वाले पे, जो मैंने कहा कि डायरेक्ट समझाना जो है मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन अब आपको समझना इजी हो जाएगा कि अगर सेम में नहीं रखा तो अजीबो गरीब सी तुलना होने लगती है ना, जैसे घर की तुलना घर से नहीं होके अंकल से होने लगी, जो गलत था। ठीक है, इसलिए ये गलत था सेंटेंस, ये वाला गलत था। ओके, और सही कौन सा था, या तो ये सही था जहाँ हाउस जो है अंडरस्टूड रहेगा, लिखेंगे नहीं, ध्यान रखना, या फिर ये तो परफेक्ट है ही, माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। वैसे ही माई बुक्स आर हैवियर देन रवीज बुक्स होता, गलत है, रवीज या तो छोड़ दो या देन दोज ऑफ रवि हो जाएगा। ओके, इसी तरह कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ होता है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे मैंने कहा ही इज टॉलर देन, अब ये सुनते वक्त थोड़ा अजीब लगेगा कि बचपन से हम गलत सुनते आए हैं, तो आप मोस्टली यही बोलते होंगे ही इज टॉलर देन मी, ही इज टॉलर देन मी, बट ये गलत होता है। होना क्या चाहिए, ही इज टॉलर देन मी गलत है, क्योंकि तुलना सब्जेक्ट की हो रही है, किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी, तो यहाँ मी नहीं बल्कि सब्जेक्टिव कैसा आएगा, तो द करेक्ट वन शुड बी ही इज टॉलर देन, ही इज टॉलर देन मी नहीं, ही इज टॉलर देन आई हो जाएगा, जहाँ आई के बाद एम अंडरस्टूड है, ही इज टॉलर देन आई एम, ही इज टॉलर देन आई एम, तो वह जितना टॉल मैं हूँ उसकी तुलना में वह मुझसे ज़्यादा टॉल है, ये बोलना चाह रहे तो ही इज टॉलर देन आई एम, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर है। सेम चीज गोज फॉर एनीथिंग लाइक दैट, जैसे मैंने कहा शी इज ब्रेवर देन हिम, शी इज ब्रेवर देन हिम, तो ये भी क्या हो गया, शी इज ब्रेवर देन हिम गलत है, क्या होना चाहिए, शी इज ब्रेवर देन ही होना चाहिए, ही जहाँ अंडरस्टूड है, शी इज ब्रेवर देन ही इज, मतलब जितना ब्रेव है उससे ज़्यादा बहादुर वो लड़की है, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे ही जब अभी ये तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से हो रहा है ना, क्या हो रहा है यहाँ, ये सब्जेक्टिव केस है और तुलना हो रही है किससे, सब्जेक्ट से हो रही है, इसलिए गलत है, ऑब्जेक्ट से हो रही थी तो गलत हो रहा था, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी। अब जरा एक सेंटेंस इसको भी देखो, जैसे मैंने कहा शी loves him more than me, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं she loves him more than me, she loves him more than me, अब ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस क्या है, सही है, कैसे सही है उसको भी समझते हैं। बेसिकली जब मैं ये बोल रहा हूँ कि she loves him more than me, तो she is the subject here, love is the verb, him is the object,
और फिर तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट की तुलना तो ऑब्जेक्ट से ही होगी ना, कंपैरिजन सेम चीज़ों में होता है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, शी लव्स हिम मोर देन मी जो है वो इस तरह से हो रहा है, जिसके कारण ये सही है, कोई इशू यहाँ नहीं है। शी लव्स हिम मोर देन मी, ओके, इस वे में जाएगा, शी लव्स हिम मोर देन मी। तो दैट्स हाउ कंपैरिजन इज मेड। कंपैरिजन शुड बी मेड बिटवीन सिमिलर केसेस, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से, और पॉजिटिव का कंपैरिजन पॉजिटिव से। इसमें एक चीज और बता देता हूं जो कि आपको शायद कंफ्यूज करे। मन में सवाल उठेगा, सर यहाँ आय किसी भी कीमत पे नहीं लगा सकते। हाँ, नॉर्मली आय पे तो नहीं छोड़ सकते, शी लव्स हिम मोर देन आय गलत है, शी लव्स हिम मोर देन आय गलत है, बट यू कैन राइट इट दिस वे। अगर आपकी जिद है नहीं मुझे आय ही लिखना है, अब बताओ क्या करें, तो आप ऐसा लिख सकते हो, शी लव्स हिम मोर देन आई, केवल नहीं होगा, आई डू होगा। क्या होगा? आई डू, मतलब शी लव्स हिम मोर देन आई डू। बेसिकली अभी क्या किया मैंने, अभी तक कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से हो रहा था इस वे में, है ना, कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से हो रहा था। अभी मैंने क्या कर दिया, कंपैरिजन तो अभी भी है, लेकिन इस बार मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से करवा दिया। बट वर्ब, क्योंकि भाई जैसे कहते हैं ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, शी की जगह यहाँ सब्जेक्ट चेंज हुआ है आए, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बट लव हिम जो है वो अभी भी वही है, सेम है भाई, शी लव्स हिम मोर देन आई लव हिम, ऐसा जा रहा था। तो लव हिम दो बार ना करके, यह भले ही लव्स और लव का फर्क है, तो ऐसे में हम क्या कर देंगे, डू लगा देंगे, एक्शन वर्ड डू। अगर लव्ड होता शी लव्ड हिम तो मोर देन आई डिड हो जाता, शी लव्ड हिम मोर देन आई डिड, ओके, ऐसा हो जाएगा। तो बस वही ध्यान रखना है। तो ऐसे में आई डू कर दिया, जिसका मतलब है शी लव्स हिम मोर देन आई लव हिम, लेकिन बार बार लव हिम नहीं लिखेंगे, इसलिए हमने क्या कर दिया, शी लव्स हिम मोर देन आई डू। लेकिन इन दोनों में मीनिंग में फर्क आ जाता है, ये एक अलग चीज है, ठीक है, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। शी लव्स हिम मोर देन मी, पहले तो अगर कुछ लोग इसके थ्रू भावना में बह गए कहीं और, हाँ यार ऐसा ही है कि वह जो है मुझसे ज़्यादा तो उससे प्यार करती है, ऐसा अगर आपको फीलिंग आ रही है तो वो वाली फीलिंग नहीं दी है, इसको दूसरे वे में समझो, नहीं तो परेशान हो जाओगे, समझ भी नहीं पाओगे, है ना। तो बेसिकली अभी इसको क्या बोला जा रहा है, इसको ऐसा समझो, जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम्पल ऐसा समझ सकते हो, जैसे कि मान लो कि जैसे एक छोटा बच्चा है, आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जब छोटा बच्चा पैदा होता है कोई, तो जो पहले से बड़ा बच्चा है ना, जब तक वो छोटा है, जब तक वही अकेला, तब तक तो उसके रौले होते हैं, उसकी हर बात पूरी होती है, हर जिद पूरी होती है, सब सही है। लेकिन जैसे एक छोटा और उसका भाई आ जाता है, तो उस भाई या बहन जो भी आ जाती है, तो ऐसे में देखा जाएगा कि उसको अटेंशन थोड़ी कम मिलनी शुरू हो जाती है ना, अटेंशन कम मिलती है। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम होती है कि उसको फिर उसके बाद पहले तक प्यार मिलता था, अब क्योंकि छोटे के ज़्यादा केयर की जा रही है, तो इसको डांट पड़ जाती है उस चीज़ में। अबे अब तुम बड़े हो गए, अब तुम्हारा भाई पैदा हो गया, अब तुम्हारी बहन पैदा हो गई है, लेकिन तुम अभी भी रोतड़ू टाइप ही हो, है ना, रोते ही रहते हो, गिर जाते हो, पता नहीं कैसे बड़े होंगे, कब बड़े होंगे भगवान जाने। तो बेचारे का उसके बाद से मन खराब। तो इसलिए ऐसे में वो छोटे बालक के मुख से निकली हुई बात है ये कि शी, यानी कि मेरी मम्मी के लिए बोल रहा है वो अपने, कि मेरी मम्मी उस छोटे बच्चे से जो है, मेरे छोटे भाई से जो है ज़्यादा प्यार करती है एज कम्पेयर टू मी, ऐसा बोल रहा है। शी लव्स हिम मोर देन मी, मुझसे ज़्यादा वह छोटे भाई से प्यार करती है, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो ये एक मीनिंग है। अभी थोड़ा एस्पेक्ट अलग हुआ, नहीं तो अभी तो कहीं और पहुंच गए थे, है ना। हाँ, वो मेरे से वो नहीं, या यहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी अलग है। शी लव्स हिम मोर देन आई डू, इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा और अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ केस थोड़ा अलग हो जाएगा। जैसे मान लो कि भाई एक पति है और एक पत्नी है ना, एक पति है और एक पत्नी है, पति है और पत्नी है। अब पति जो है ऑफिस चला जाता है, पत्नी अपना घर पे होती है, बच्चे भी संभाल रही होती है, वैसे मतलब ट्रेडिशनल वाले टाइप का एग्जाम्पल है। आजकल तो खैर दोनों वर्किंग होते हैं। तो अभी देखा जाए शी लव्स हिम मोर देन आई डू, जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो अभी क्या है, जैसे अब पति चले गए ऑफिस, है ना। अब वो जब सुबह ऑफिस जाता है तब तक बच्चा सो ही रहा होता है, और जब वापस आता है तब बच्चा फिर सो जाता है, तो वो बेचारा खिला ही नहीं पाता। ऐसे में उसके मन से एक बार ऐसे ही दुख में निकल गया कि जो है, अरे मैं तो ध्यान भी नहीं दे पाता, मैं तो जो है खिला भी नहीं पाता कुछ नहीं, तो वो तो मेरी पत्नी है, वही सब देखभाल करती है, तो शी लव्स हिम मोर देन आई डू। वैसे ऐसा है नहीं, पति पत्नी भाई वो भी किसके लिए कर रहा है, कमाने क्यों जा रहा है, उसी के लिए जा रहा है ना, तो वही पार्ट है। लेकिन बस बोलने की बात है कि शी लव्स हिम, उस बच्चे को वह ज़्यादा प्यार करती है एज कम्पेयर टू मैं जितना करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो दैट्स व्हाट द डिफरेंस कैन बी। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर है।
नेक्स्ट केस आता है पजेसिव प्रोनाउन शुड ऑलवेज बी यूज अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट। ओके, पजेसिव प्रोनाउन जो होता है, पजेसिव प्रोनाउन ऑफ मतलब पर्सनल प्रोनाउन का जो पजेसिव केस होता है वो एंटीसीडेंट यानी कि पूर्ववर्ती के अनुसार आता है। एंटीसीडेंट मतलब, एंटीसीडेंट का मतलब होता है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है प्रेडिसिसर। सुना है प्रेडिसिसर, मैथ्स पढ़ते वक्त सुना होगा प्रेडिसिसर, कोई ऐसी चीज जो कि पहले आती है, प्रेडिसिसर। एक होता है प्रेडिसिसर, एक होता है सक्सेसर। ठीक है, पूर्ववर्ती बोलते हैं इसको हिंदी में, पूर्ववर्ती। ओके, पूर्ववर्ती। तो अब जैसे लिखा है ही डिलीवर्ड डैश स्पीच विदाउट एनी हेल्प, ऐसा लिखा है। तो अब आपको देखना है, देखो ही लिखा है ना, क्या लिखा है, ही लिखा है। तो ही जो है, ही के अकॉर्डिंग ही उसका पजेसिव प्रोनाउन आएगा। तो ही डिलीवर्ड किसकी स्पीच होगी, अपनी, माय स्पीच नहीं, आए होता तो माय आता, यू होता तो योर, वी होता तो अवर, देयर, दे होता तो देयर। तो ही डिलीवर्ड हिज स्पीच विदाउट एनी हेल्प, ऐसा हो जाएगा। शी होता तो शी डिलीवर्ड हर स्पीच विदाउट एनी हेल्प, आई होता तो आई डिलीवर्ड माई स्पीच विदाउट एनी हेल्प, यू डिलीवर्ड योर स्पीच विदाउट एनी हेल्प, वी डिलीवर्ड आवर स्पीच विदाउट एनी हेल्प। तो एंटीसीडेंट किसके अकॉर्डिंग आता है, मतलब जो भी प्रोनाउन होता है पैसिव प्रोनाउन, वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है, जो भी एंटीसीडेंट है। लिखा है वन शुड बी कॉशियस ऑफ डैश ड्रेसिंग। अब यहां गलत मत करना, वन लिखा है तो वन शुड बी कॉशियस ऑफ हिज ड्रेसिंग, हर ड्रेसिंग नहीं होता, बल्कि वन सब्जेक्ट है तो वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वन। तो वन को कैसे लिखेंगे, वन शुड बी कॉशियस ऑफ वंस ड्रेसिंग, ऐसा लिखा जाएगा। वन शुड बी कॉशियस ऑफ वंस ड्रेसिंग। वैसे इसको एक वे में और लिखते हैं, हिज या हर तो नहीं लगा सकते, बट हाँ आजकल काफी जगह वन के केस में हिज ऑब्लिक हर दोनों लिख देते हैं, दोनों के दोनों, या तो दोनों लिख दो, नहीं तो फिर वंस लिखो, केवल हिज या केवल हर नहीं हो सकता। वन शुड बी कॉशियस ऑफ वंस ड्रेसिंग। ठीक है, क्लियर है, आई होप सो ये बात क्लियर है। तो जो भी अपना सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग एंटीसीडेंट जो है, या उसी के अकॉर्डिंग बेसिकली लगाया जाता है, अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन एंड मैस्कुलिन जेंडर शुड ऑलवेज बी यूज्ड फॉर सेंटेंसेस बिगिनिंग विद इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन समझते हो आप लोग, थर्ड पर्सन क्या है, ही है, शी है, इट है, और उसके अलावा है दे। ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन है। सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब है दे की बात नहीं हो रही है, और मैस्कुलिन जेंडर मतलब बात जो है किसकी हो रही है, केवल और केवल ही की या ही के केसेस की हो रही है। तो कह रहे हैं ही या उसके फॉर्म्स जो है उन्हीं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ऐसे सेंटेंस के लिए जो कि इंडेफिनेट प्रोनाउन से शुरू होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, या तो इंडेफिनेट प्रोनाउन है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन मैंने बताया था, इंडेफिनेट जो डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट नहीं है मतलब निश्चित नहीं है, पक्के नहीं है, निश्चित नहीं है, पक्के नहीं है, जैसे कि एवरीवन डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है ना, एवरीवन सभी लोग, समवन कोई है, पता नहीं कौन है, नो वन कोई भी नहीं। तो ऐसे में इनडेफिनेट तौर पे अगर बोल रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बताए थे ना वो सारे वर्ड्स इंडेफिनेट वाले, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, वन ऑफ, नन ऑफ, ये सब। या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले वर्ड्स थे, जैसे कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। इन सभी केसेस में ध्यान रखना है ही या ही का ही केस यूज किया जाता है। क्या मतलब है, जैसे इधर से समझो, जैसे लिखा है somebody has left dash wallet here, तो यहाँ somebody लिखा है, समझ में आता है somebody has left his wallet here। हो सकता है लड़की का छूटा हो, बट जब तक मेंशन नहीं है ऐसा, तब तक हम वहां पे फीमेल जेंडर इस तरह से नहीं लेंगे। कॉमन जेंडर है ये बेसिकली, और आपको अगर नाउन्स में याद है मैंने 4 जेंडर बताए थे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। जहां पे मैंने कॉमन के केस में बताया था कि कॉमन जो प्रेफरेंस लेता है वो मैस्कुलिन की लेता है, किसकी लेता है, मैस्कुलिन की। तो बस वही वाली बात है, कॉमन जो है वो प्रेफरेंस लेता है मैस्कुलिन की, और मैंने बोला था कि इसका हम जो है डिस्कशन प्रोनाउन में और डिटेल में करेंगे। तो यही है, ये कॉमन जेंडर है। समबडी हमें नहीं पता कौन है, लड़का है कि लड़की है कि कुत्ता बिल्ली है, हमें नहीं पता। कॉमन जेंडर है, तो कॉमन जेंडर के केस में मैस्कुलिन का प्रेफरेंस आता है। एवरीबडी शुड सबमिट डैश डॉक्यूमेंट बिफोर संडे, कुछ नहीं सोचना, एवरीबडी शुड सबमिट हिज डॉक्यूमेंट्स होगा, भले ही एवरीबडी है, देयर मत कर देना, एवरीबडी भी सिंगुलर की तरह ही ट्रीट होगा प्रोनाउन लिखते वक्त। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा है, कॉमन जेंडर है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स शुड सबमिट देयर प्रोजेक्ट वर्क ऑन टाइम, गलत है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स शुड सबमिट हिज प्रोजेक्ट वर्क ऑन टाइम। हाँ, अगर गर्ल्स लिख दूं ईच ऑफ द गर्ल्स तो ठीक है, तो हर आ जाएगा, क्योंकि गर्ल्स में डिफाइन कर दिया कि फीमेल की बात हो रही है। तो ईच ऑफ द गर्ल्स शुड सबमिट हर प्रोजेक्ट, बट ईच ऑफ द स्टूडेंट शुड सबमिट हिज प्रोजेक्ट होगा। और ईच ऑफ के साथ नाउन भले ही प्लूरल आए, मैंने बताया था वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आता है, तो इसलिए यहाँ वर्ब सिंगुलर या प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आ रहा है। ओके,
दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। उम्मीद करता हूँ ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। होप सो आज के सेशन में आपने काफ़ी कुछ जाना और सीखा। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम आगे के रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो रूल्स थर्ड एक और बचेगा जहाँ पे हम प्रोनाउंस के रिलेटिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज जो सेशन था वो बेसिकली आज इलेक्शन की छुट्टी है, तो इसलिए जो है सेशन प्रीवियसली आपको करके दे दिया था, सो दैट आपका लॉस कुछ भी ना हो, और इसीलिए इस फॉर्मेट में आज सेशन आपको देखने को मिला। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं रोकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।